नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर किस्सा यूपी का और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव की आहट अब साफ सुनाई देने लगी है। एनडीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर हलचल तेज हो गई है। बीजेपी नेतृत्व के साथ निषाद पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के नेताओं की मुलाकातों ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। सवाल यह है कि क्या सहयोगी दलों को उनकी उम्मीदों के मुताबिक सीटें मिलेंगी, सीटों के समीकरण को बीजेपी कैसे साधेगी और किस रणनीति के तहत आगे की तैयारियां चल रही है, और 2024 लोकसभा चुनाव की गलतियों को इस बार बीजेपी आखिर कैसे सुधारती है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। तो सीटों का बंटवारा आखिरकार बीजेपी कैसे करेगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे ही अब सवाल ये उठने लगा है कि एनडीए और इंडी गठबंधन में सीटों का फॉर्मूला कैसे सेट होगा। एक तरफ राहुल गांधी और अखिलेश यादव को लेकर बहुत सारी बातें चल रही है कि इंडी गठबंधन में इस बार कौन कौन सी पार्टियां शामिल होंगी, क्या अखिलेश और राहुल एक मंच पर एक साथ फिर से आएंगे, और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन अपना फॉर्मूला कैसे तैयार करेगा। 2 दिन पहले दिल्ली में भारत मंडपम में एनडीए गठबंधन की ओर से एक बड़ा कार्यक्रम किया गया। दरअसल वो पीएम नरेंद्र मोदी के 12 साल के रिकॉर्ड जो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का तोड़ा है उसके सम्मान में कार्यक्रम किया गया था, जिसमें एनडीए की तमाम पार्टियां वहां पर पहुंची और उत्तर प्रदेश में जितनी भी बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं, सारी पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं, जो बड़े नेता हैं, जो उनके अध्यक्ष हैं, वो भी वहां पहुंचे, पीएम मोदी से मुलाकात की और खबर आई कि जो बड़े लीडर हैं एनडीए गठबंधन की, उनकी दिल्ली में एनडीए के बड़े नेताओं से मुलाकात हुई, खास करके बीजेपी के बड़े नेताओं से। इसमें संजय निषाद का नाम सामने आया, ओम प्रकाश राजभर का नाम सामने आया, अनुप्रिया पटेल का नाम सामने आया, जयंत चौधरी का नाम सामने आया और कहा गया कि इनकी मुलाकात बीजेपी के हाईकमान से हुई, यानी नितिन नवीन से हुई, अमित शाह से हुई, और ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद ने बीजेपी हाईकमान से गुजारिश की कि जल्द से जल्द सीटों का फॉर्मूला तय कर लिया जाए। इस पर अमित शाह ने संजय निषाद को कहा कि आप तैयारी कीजिए, उचित समय आने पर हम खुद इसकी जानकारी दे देंगे। उसके बाद आज लखनऊ से यह खबर आई कि एनडीए के भीतर मंथन शुरू हो चुका है और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इस बात की तैयारी में लग गई हैं कि अब उनके खाते में कितनी सीटें मिलेंगी। इस बार का समीकरण अलग है। इस बार बीजेपी के साथ 4 बड़ी पार्टियां हैं। पिछले बार यह संख्या केवल 2 था, क्योंकि इस बार आरएलडी जो जयंत चौधरी की पार्टी है और सुभाषपा जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है वो बीजेपी के साथ है, और बीजेपी के साथ पहले से अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल सोनेवाल और संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी पिछले बार भी थी, लेकिन पिछले बार 2 पार्टी थी तो इस बार 4 पार्टी है। ऐसे में सीटों का फॉर्मूला तो फिर पिछले बार से अलग होगा। पिछले बार 376 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी 403 में। उसके अलावा 17 सीटें अपना दल और 10 सीटें जो है निषाद पार्टी को दी गई थी। तो वो फॉर्मूला इस बार बरकरार नहीं रह सकता है, क्योंकि 2 नई पार्टियों की एंट्री हुई है। तो ऐसे में देखना यह होगा कि उनको किसके कोटे से एडजस्ट कराया जाता है। वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की बात की जाए तो पिछले बार वहां पर 347 सीटों पर खुद समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी थी और उनके साथ भी 2 बड़ी पार्टियां थी, आरएलडी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी। यानी इस बार 2 लोग जो इस तरफ हैं वो पिछली बार अखिलेश यादव के साथ थे और उनको अखिलेश ने आरएलडी को 33 सीटें दी थी और सुभाषपा को 19 सीटें दी थी। तो लग रहा है कि इस बार बीजेपी 376 के अपने आंकड़े से कम पर आएगी और ये आना ही पड़ेगा, क्योंकि 403 सीटों में से अगर बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करना चाहती है, खुद पर डिपेंडेंट रहना चाहती है, तो फिर उसको ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि फिर 4 पॉलिटिकल पार्टियां कैसे एडजस्ट होंगी। तो इसके लिए बीजेपी कोशिश करेगी कि जितनी कम से कम सीटों पर इनको एडजस्ट किया जाए, लेकिन बीजेपी का पूरा फोकस यह रहेगा कि पार्टी 350 सीटों पर कम से कम चुनाव लड़े और 53 सीटें जो है इसको अपनी तमाम सहयोगी दलों में डिवाइड किया जाए, क्योंकि जयंत चौधरी पिछली बार अगर 33 लड़े थे तो इस बार कम से कम उसका आधा है। अगर आप देख लीजिए, आधा भी तो नहीं, 20 तो वो जरूर मांग करेंगे, 20 सीटें उनको देनी ही पड़ेंगी। ओम प्रकाश राजभर पहले से ही डिमांड कर रहे हैं, 32 सीटों पर प्रभारी का ऐलान कर दिया है। 19 सीटें अखिलेश यादव से मिली थी, तो कोशिश रहेगी कि 15 सीटें 10 सीटें इधर भी मिल जाएं।
तो इस तरीके से एनडीए का समीकरण तैयार किया जाएगा, जिसके लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा, इस पर कहीं कोई आशंका नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो उन सीटों का चुनाव किया जाएगा, कौन सी पार्टियां कहां किन सीट पर बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं। निषाद पार्टी को वो कौन सी सीटें दी जाएंगी, अपना दल कहां पे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करेगी, पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी को सीटें दी जाएंगी, क्योंकि जाट वोटों की अहमियत को देखते हुए जयंत चौधरी का ये पूरा इलाका माना जाता है। तो ऐसे में इन तमाम आकलन को देखते हुए ओम प्रकाश राजभर को पूर्वांचल में सीटें दी जाएंगी। बीजेपी कोशिश करेगी कि 350 सीट पर वो खुद चुनाव लड़े और उसके बाद जो 53 सीटें बचती है उनको इनमें वो बांटे, क्योंकि हमने बिहार में भी देखा कि 100 पे बीजेपी जेडीयू लड़ी, 101 पर आप लगभग मानकर चलिए। और फिर बीजेपी ने अपने कोटे से और जेडीयू ने अपने कोटे से चिराग पासवान की पार्टी को एडजस्ट किया, जीतन राम मांझी कुशवाहा की पार्टी को एडजस्ट किया, फिर जेडीयू की तरफ से भी सीटों को दिया गया। बीजेपी जेडीयू एक समान सीटों पर लड़ी और बाकी सीटें जो है सहयोगी पार्टियों को दी गई। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी और एनडीए गठबंधन की यह सोच होगी कि जैसे बिहार में बड़ी जीत मिली वैसी ही जीत उत्तर प्रदेश में मिले, क्योंकि 2017 में बीजेपी को यहां पर प्रचंड सफलता मिली थी, लेकिन 2022 में वो कम हो गया था और पार्टी 255 सीटों पर आ गई थी। गठबंधन 273 सीटों पर था, जबकि 2017 के चुनाव में बीजेपी की 325 सीटें थी। तो आप इससे यह समझिए कि इस बार योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में पार्टी चाहेगी, गठबंधन चाहेगा कि उसका प्रदर्शन जो है वो बेहतर से बेहतरीन हो सके। और पिछले बार की बात की जाए तो अपना दल बीजेपी के साथ थी और 17 में से 12 सीटों पर उसको जीत मिली थी और निषाद पार्टी को 10 में से 6 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि आरएलडी जो समाजवादी पार्टी के साथ थी वो 33 पर लड़ी और केवल 8 पर जीत पाई। वहीं राजभर की पार्टी 19 पर लड़ी तो 6 पर जीत पाई। तो स्ट्राइक रेट आप देखिए एनडीए के साथ जो पार्टियां रहती हैं उनका कितना बेहतर रहता है, और फिर जो अखिलेश यादव के साथ रहते हैं उनका स्ट्राइक रेट उनसे तो खराब ही रहता है। इसलिए बीजेपी इस बात को लेकर ज्यादा फोकस करेगी कि आपको हम वही सीटें देंगे जहां आप जीत पाएंगे और बाकी तमाम सीटों पर बीजेपी ही चुनाव लड़ेगी। तो वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 225 सीटों पर बीजेपी नए उम्मीदवारों को लेकर आएगी, तो कौन सी हैं वो सीटें? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी जिस तरीके से चुनाव लड़ती है उससे अखिलेश यादव तो कुछ ज्यादा ही परेशान नजर आते हैं। और अखिलेश यादव यदि इस बात को कह रहे हैं कि 225 सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट बदल देगी, तो फिर नुकसान तो अखिलेश को उठाना पड़ेगा। हमने बिहार में देखा कि बीजेपी ने कितने नए उम्मीदवारों को मौका दिया और वो 100 सीटों में से 89 सीटों पर चुनाव जीत गई। तो फिर अखिलेश को दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि कुछ विधायकों को लेकर एंटी इनकम्बेंसी होंगी। जाहिर सी बात है, वो हर बार के चुनाव में होता है। तो पार्टी पहले कोशिश करेगी कि जिन विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है पहले उनका टिकट काटा जाए। उसके अलावा जिन इलाकों में बीजेपी पिछले बार कुछ वोटों से चुनाव हार गई थी और उस उम्मीदवार से बेहतर यदि कोई उम्मीदवार मिलेगा तो वहां उनको नए उम्मीदवार को आजमाया जाएगा। और कुछ ऐसी भी सीटें होगी जहां बीजेपी पुराने चेहरे को बदलकर किसी नए चेहरे को मौका देगी, लेकिन कई ऐसी सीटें होगी जहां बीजेपी बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करेगी। और पिछले बार भी हमने देखा था कई सीटों पर उम्मीदवार बदले गए थे, और ये बीजेपी ही नहीं करती है, ये अखिलेश यादव भी करते हैं और अखिलेश यादव को करना ही चाहिए और दूसरी पार्टियों को करना चाहिए, क्योंकि ये कोई ऐसी विरासत की चीजें नहीं है कि जो एक बार खड़ा हो गया वही यहां पर हमेशा के लिए राजनीति करता रहेगा। और बीजेपी का जो चुनावी मैनेजमेंट होता है, जो उनकी चुनावी मशीनरी है, वो लगातार इस बात पर नजर बनाए रखती है कि कहां किस उम्मीदवार को उतारा जाए। वो एक सर्वे कराती है और हर चुनाव में ये सर्वे होता है। बीजेपी का अलग सर्वे होता है, आरएसएस का अलग सर्वे होता है, और उत्तर प्रदेश में तो आरएसएस का बहुत बड़ा रोल होने वाला यूपी चुनाव में, क्योंकि मोहन भागवत कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश गए थे, सीएम योगी से उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद आप चीजों को देखिए कैसे राजनीतिक घटनाक्रम में तेजी देखने को मिली। योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए, नरेंद्र मोदी अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद एनडीए की तमाम पार्टियों की बैठक हुई। तो इससे यह संकेत मिल रहा है कि बीजेपी और एनडीए पूरी तरह से अपने गठबंधन में सीटों को लेकर कोई पेंच नहीं फंसाना चाहेगी। उनका मकसद यही होगा कि इस बार जो जीत मिलनी चाहिए वो गठबंधन को पिछले बार से बेहतर मिलना चाहिए, और इसके लिए आरएसएस भी अपनी एक बड़ी भूमिका तैयार करेगी। और कहा तो यह जा रहा है कि आरएसएस ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। वो घर घर जाकर के बीजेपी के लिए माहौल बना रहे हैं और योगी आदित्यनाथ
भले ही आरएसएस बैकग्राउंड के नहीं है, लेकिन आरएसएस की वो बहुत फेवरेट है, आरएसएस उनको बहुत पसंद करती है। तो ऐसे में नागपुर से उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह से तो नहीं होगा, उसमें बीजेपी की राय होगी, पीएम मोदी की राय होगी, लेकिन नागपुर और दिल्ली अगर मिल जाएगा और जुगलबंदी अगर बिहार, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे देखने को मिलती है तो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका होगा। उनके लिए तो चुनौती यह भी है कि पहले खुद के गठबंधन को तय करें। एनडीए में तो क्लियर है कि सारी पार्टियां साथ है, लेकिन महागठबंधन में क्या कांग्रेस से उनका गठबंधन होगा, क्या बीएसपी से उनका गठबंधन होगा, बहुत सारी बातें चल रही है। लेकिन फिलहाल एनडीए रेस में काफी आगे नजर आ रहा है, योगी आदित्यनाथ काफी आगे दिख रहे हैं और ये लग रहा है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में 350 से ज्यादा सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी, कम पर तो सवाल ही नहीं उठता है। आपने विपक्ष का जिक्र किया है, तो जरा विपक्ष का भी हाल बता दीजिए कि विपक्ष में क्या चल रहा है सीटों के बंटवारे को लेकर। देखिए, मायावती के दरवाजे पर कांग्रेस पार्टी गई थी, वहां से उनको लौटा दिया गया, उनको बेइज्जत कर दिया गया। तनुज पुनिया और कांग्रेस के एससी एसटी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष गए थे जी। लेकिन सवाल यही है कि मायावती का गठबंधन किसके साथ होगा, कांग्रेस पार्टी का गठबंधन सपा के साथ होगा या नहीं। लेकिन हालात ऐसे नजर आ रहे हैं कि हो सकता है अखिलेश राहुल साथ आ जाएं, क्योंकि राहुल गांधी की अक्सर जो डिमांड होती है कि हमें ज्यादा सीटें चाहिए, लेकिन अखिलेश का कहना है कि हम आपको वही सीटें देंगे जिस पर आप जीत पाएं या जिस पर जीत की संभावना है। अखिलेश चाहते हैं कि कांग्रेस को 75 जिले हैं, 75 से ज्यादा सीटें नहीं मिलनी चाहिए। तो अब आगे की बातचीत कांग्रेस की क्या होती है समाजवादी पार्टी के साथ, यह देखना दिलचस्प होगा। ओवैसी का रोल इसमें क्या होता है, चंद्रशेखर रावण क्या गठबंधन की कोशिश करते हैं, तो वहां अभी बहुत सारे पेंच फंसे हुए हैं। एनडीए में सब कुछ सेट है, सब कुछ क्लियर है, बस समय आने पर दिल्ली से तय कर दिया जाएगा किसको कितनी सीटें मिलेंगी। और ये आप मान के चलिए कि एनडीए के जितने सहयोगी दल हैं उनको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि संजय निषाद मंत्री हैं योगी सरकार में, ओम प्रकाश राजभर मंत्री हैं योगी सरकार में, जयंत चौधरी मंत्री हैं मोदी सरकार में और अनुप्रिया पटेल भी मंत्री हैं मोदी सरकार में। तो एनडीए की पार्टियों को तो लाभ ही लाभ मिल रहा है, इसलिए वो चाहेंगे कि अगर कम सीटें भी उन्हें मिलती हैं वो कोशिश करेंगे बार्गेनिंग करने की, लेकिन वो जानते हैं कि एनडीए में रहकर उनका भी सियासी भविष्य ज्यादा बेहतर है, इसलिए एनडीए इस वक्त जो है वो काफी मजबूत नजर आ रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नवेंद्र इन तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। फिलहाल इतना तो तय है कि यूपी में एनडीए के अंदर सीटों का बंटवारा सिर्फ चुनावी गणित नहीं बल्कि राजनीतिक लड़ाई और भविष्य की साझेदारी का भी सवाल बन चुका है। सहयोगी दल अपनी ताकत के हिसाब से हिस्सेदारी चाहते हैं, जबकि बीजेपी जीत के सबसे प्रभावी फॉर्मूले की तलाश में है। ऐसे में आने वाले हफ्तों में होने वाली बैठकों और बातचीत पर सबकी नजर बनी रहेगी। तो आज के किस्सा यूपी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। आपको वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।